मेरी गुड़िया अभी तक जाग रही है। तो और क्या मम्मा, मैं कैसे सो सकती हूँ? आपने पंख पर मारा था और अभी तक मेरे पंख में दर्द हो रहा है। मुझे माफ कर दो गुड़िया, जो काम आपने किया शायद वो कोई भी ना कर सकता था। मुझे कालू कौवे ने सब बता दिया है। आ जाइए गुड़िया की बच्ची, नदी से पानी पीकर। आज तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हर रोज नदी से पानी पीने का बहाना बनाकर जाती है और रोज लेट आती है। गुड़िया नदी से पानी पीकर आ रही थी। दोपहर का वक्त था। कोई भी पक्षी जंगल में नहीं था। जब गौरी कवि अपने घर के बाहर गिरी पड़ी थी। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। गुड़िया गौरी कवि के पास जाती है। आंटी, क्या हुआ आपको? गुड़िया, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं गर्भवती हूँ। शायद मेरा अंडा देने का समय आ गया है। मुझे किसी तरह से बुलबुल डॉक्टर के पास ले चलो। आंटी, आप शांत हो जाएं, मैं अभी कुछ करती हूँ। वो गौरी कवि के पड़ोस वाले घर में जाती है, मगर वहाँ तो ताला लगा हुआ था। अरे, कबूतर अंकल भी यहाँ नहीं है। अब मैं क्या करूँ? अगर मैंने जल्दी कुछ ना किया तो गौरी आंटी को कुछ भी हो सकता है। गुड़िया बैठी ऐसे सोच रही थी। तभी गुड़िया की नजर कबूतर की सब्जी बेचने वाली रेढ़ी पर जाती है। गुड़िया जल्दी से उस रेढ़ी के पास जाती है। मैं गौरी आंटी को इसी रेढ़ी पर लेटाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। ये मुश्किल तो है, लेकिन मैं कर लूँगी। फिर गुड़िया कबूतर की सब्जी बेचने वाली रेढ़ी लेकर वहाँ से चलती है। उधर गुड़िया किसी की मदद कर रही थी और गुड़िया की मम्मा घर में बैठी गुड़िया के लिए चिंतित हो रही थी। जब देखो वो बाहर से हमेशा लेट आती है। अब के बाद तो मैं उसे घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। उसे जो भी चाहिए होगा मैं घर में ला कर दूंगी। मुझसे ये हर रोज परेशानी नहीं उठाई जाती। गुड़िया गौरी आंटी को उठाकर रेढ़ी पर रखती है और रेढ़ी को धकेलकर बुलबुल डॉक्टर की ओर चल पड़ती है। गुड़िया बेटी, और कितना दूर है बुलबुल डॉक्टर का घर? आंटी, थोड़ी ही देर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। गुड़िया किसी भी तरह करके गौरी आंटी को बुलबुल डॉक्टर के पास ले आती है। रुको गुड़िया बेटी, मैं मदद करती हूँ। फिर बुलबुल डॉक्टर गौरी कवि को उठाकर बेड पर लेटाती है। शाम होने वाली थी। कालू कौवा भी लौटकर अपने घर आ जाता है। अपनी पत्नी को घर में ना देखकर कालू कौवा बहुत चिंतित हो जाता है। ये गौरी कहाँ जा सकती है? हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो गई हो और वो बुलबुल डॉक्टर के पास चली गई होगी। कालू कौवा जल्दी से उड़ता हुआ बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। कालू अंकल, आप जहाँ बैठ जाएं। बुलबुल डॉक्टर गौरी कवि को लेकर अंदर हैं। गुड़िया बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पत्नी की जान बचाने के लिए। मेरी पत्नी को समय पर अस्पताल लाने के लिए हम तुम्हारे बहुत बहुत आभारी हैं। अंकल, मेरी मम्मा बहुत परेशान होंगी। अब मुझे घर जाना चाहिए। छोटा किक्की रानू चिड़िया के घर के पास से गुजरता है। किक्की बेटे, गुड़िया दिन को आपके साथ ही नदी पर जाती है, परंतु अभी तक वो लौट कर नहीं आई। आंटी, मैं तो दिन को नदी से पानी पीकर अपने घर चला गया था और गुड़िया भी वहाँ से चली गई थी। हाँ, हो सकता है कि गुड़िया अपनी सहेली मीना के साथ खेलने गई हो। फिर किक्की वहाँ से चला जाता है। आ जाइए गुड़िया एक बार, आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तभी गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। अब क्यों आ गई हो? रात भी वहीं गुजार लेनी थी। मुझे सब पता चल गया है। किक्की ने मुझे सब बता दिया है। मम्मा, क्या बताया है किक्की ने? परंतु गुड़िया की मम्मा गुड़िया की एक बात भी नहीं सुनती और उसे मारने लगती है। बताओ, फिर देर से घर लौटोगी? बताओ मुझे। मम्मा, छोड़ दे मुझे। फिर गुड़िया अपने घर में जाती है और वो एक कोने में बैठकर रोने लगती है। रात को रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, ये मिठाई आपके लिए। गुड़िया जैसी बेटी ऊपर वाला हर किसी को दे।
रानू चिड़िया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कालू कौवा क्या कह रहा है। मैं कुछ समझी नहीं कालू भैया, ये मिठाई किस खुशी में है? मेरे घर में अंडा आया है। अगर गुड़िया मेरी पत्नी गोरी को उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ना लेकर जाती तो मेरी गोरी की जान भी जा सकती थी। ये कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया अपनी बेटी से बहुत शर्मिंदा थी। वो गुड़िया के पास जाती है। मेरी गुड़िया अभी तक जाग रही है? तो और क्या मम्मा, मैं कैसे सो सकती हूँ? आपने पंख पर मारा था और अभी तक मेरे पंख में दर्द हो रहा है। मुझे माफ कर दो गुड़िया, जो काम आपने किया शायद वो कोई भी ना कर सकता था। मुझे कालू कौवे ने सब बता दिया है। वो ये मिठाई का डिब्बा देकर गया है। मम्मा, क्या अंडा आ गया है कालू अंकल के घर? हाँ गुड़िया बेटी, ये मिठाई उसी खुशी में है। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को अपने गले से लगा लेती है। शाबाश मेरी बेटी, आज तूने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। हमेशा ऐसे ही नेकी के काम करना। फिर दोनों माँ बेटी मिलकर मिठाई खाती हैं। जंगल के सारे पक्षी अपना अपना घर बनाने के लिए जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेने जा रहे थे। कौवे भैया, आप भी हमारे साथ आ जाइए और अपने घर को मजबूत करने के लिए लकड़ियाँ ले आइए। चिड़िया तुम जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो। कालू, अगर बारिश शुरू हो गई तो तुम्हें बहुत समस्या होगी। उनकी बातें सुनकर गोरी कौवी भी नींद से जाग जाती है। चिड़िया, क्या चूं चूं लगा रखी है, मुझे सोने भी नहीं देती हो तुम। चल भाग यहाँ से। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी, उठ तो गया हूँ। आज मैं इंसानों की बस्ती की ओर जाता हूँ और वहाँ से कोई रोटी का टुकड़ा चुराता हूँ। कालू कौवा इंसानों की बस्ती की ओर चला जाता है। वो एक पेड़ पर बैठा हुआ था कि उसे सामने एक केले का पेड़ नजर आता है। कालू कौवा उस केले के पेड़ पर जाता है। वो मजे मजे से केले खाने लगता है। तभी कालू कौवे को ख्याल आता है, अरे, सूखी लकड़ियाँ भला मैं कहाँ से ढूंढूंगा? ये केले के पत्ते बहुत बड़े हैं, इनसे ही कुछ मुरम्मत हो जाएगी। फिर कालू कौवा पेड़ के कुछ पत्ते तोड़कर वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है। कालू जी, ये कौन से पत्ते हैं? गोरी, ये केले के पेड़ के बड़े पत्ते हैं। हम इससे ही अपने घर की मुरम्मत करेंगे। देखना, सब देखकर हैरान हो जाएंगे। परंतु कालू जी, क्या हम इससे तूफान में बच जाएंगे? गौरी, तुम चिंता ना करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। फिर कालू कौवा उन पत्तों से अपने घर की मुरम्मत करने लगता है। कभी कभी पागल हो गए हो क्या? कभी इन खाली पत्तों से भी घर की मुरम्मत हुई है? तुम्हें साथ में कुछ लकड़ियाँ भी लगानी होंगी। जाओ जाओ, तुम अपना काम करो, मुझे तंग ना करो। मेरी बात मान लो, अपना घर मजबूत लकड़ियों से बनाओ, वरना ये पहली बारिश में ही टूट जाएगा। परंतु कालू कौवा मिठू की बात नहीं मानता और अपना घर बनाने लगता है। रानू चिड़िया अपनी सूखी लकड़ियाँ लेकर आ जाती है। मेरी सूखी लकड़ियाँ आ गई हैं, अब मैं इनसे अपना एक पक्का घर बना लेती हूँ। शाम होने से पहले पहले जंगल के सभी पक्षी अपने अपने लिए लकड़ियों से मजबूत घर बना लेते हैं। कालू कौवे और गोरी कौवी ने भी अपना घर केलों के पत्तों से बना लिया था। कालू जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या तेज बारिश में हमारा ये घर टिक पाएगा? तुम चिंता ना करो, ये घर बहुत मजबूत है। रात होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। अभी बारिश को आए 5 मिनट ही नहीं गुजरे थे कि कौवों का घर टूट जाता है। मैंने कहा था ना कालू कि ये घर टिकने वाला नहीं है। तुम बहुत आलसी और निकम्मे हो। अगर तुम लकड़ियाँ ले आते तो हम भी अपना घर दूसरों की तरह मजबूत बना लेते। फिर कालू और गोरी कौवी वहाँ से उड़ते हैं। वो घने जंगल में चले जाते हैं। वहाँ एक पेड़ में खोखर थी। वो दोनों उस पेड़ की खोखर में छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक चील आ जाती है। निकलो, बाहर निकलो, ये घर मेरा है। मैं कब से इस पेड़ की खोखर में रह रही हूँ। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। नाना चील दी, हमें ना खाना। मुझे तो ये कालू मेरा पति जी यहाँ लेकर आया है।
फिर कौवा और कवि वहाँ से निकलकर भाग जाते हैं। वो पूरे जंगल में घूमते हैं और फिर थक हार कर मिठू तोते के पास जाते हैं। मिठू भैया, हमें अपने घर में आ लेने दो, हम बारिश में भीग रहे हैं। और बनाओ उन पत्तों से घर। याद है जिस दिन मैंने आपसे कहा था कि अपना घर मजबूत लकड़ियों से बना लो, और तुमने मेरी बात ना मानी। अब चले जाओ यहाँ से। मेरे घर में तुम जैसे आलसी पक्षियों के लिए कोई जगह नहीं है। कालू जी, अब कहाँ जाएंगे? मेरे मामा जी हमें जरूर अपने घर में रखेंगे। फिर कालू कौवा और गोरी कवि अपने मामा जी के पास जाते हैं, परंतु कालू का मामा खिड़की से ही बोलता है। कालू भांजे, मेरा घर बहुत कमजोर है, तुम अकेले ही आ जाओ अंदर। तुम्हारी पत्नी के बोझ से मेरा घर टूट जाएगा। गौरी, क्या ख्याल है? तुम कहीं और चली जाओ और मैं अपने मामा जी के पास रुक जाता हूँ। मैं तेरी चटनी बना दूंगी मार मार कर, बेशरम पति। मुझे अकेले छोड़कर जाओ तो सही, एक दफा मामा जी के घर चल मेरे साथ। फिर गोरी कवि कालू कवि को चिड़िया के घर ले जाती है। गोरी कवि खिड़की में चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो, मुझे पता है कि तुम हमसे नाराज हो। चिड़िया बहन, मेरा बनाया हुआ पत्तों का घर तो मिनटों में ही टूट गया। मैंने तो आप दोनों से पहले ही कहा था कि मेरे साथ आओ और लकड़ियाँ ले आओ। अब मजा आया ना बारिश में भीगने का। फिर रानू चिड़िया कौवा और कवि को अपने घर में आने देती है। चिड़िया, मैं समझा कि मेरा पत्तों का घर देखकर सब हैरान हो जाएंगे, परंतु वो तो बारिश होते ही टूट गया। कालू, पत्तों से भी घर मजबूत बनता है, लेकिन तुम्हें बनाने का तरीका नहीं आया। अगर तुम पत्तों के साथ साथ लकड़ियाँ भी इस्तेमाल करते तो तुम्हारा घर हमसे भी ज्यादा मजबूत बनता। कालू जी, अब चुप कर बैठ जाओ, बड़ा आया पत्तों से घर बनाने वाला। फिर रानू चिड़िया हंसने लग जाती है। वो कौवों को दाना देती है। जंगल का जो सबसे सुंदर हिस्सा था वहाँ गोरी कवि ने कब्जा कर रखा था। वो नदी के पास एक ठंडे पेड़ पर अपने घोंसले में रहती थी। अगर कोई पक्षी वहाँ पर आकर रहने की कोशिश करता तो गोरी कवि उसे वहाँ से भगा देती। मैं इस आम के पेड़ पर अपना घोंसला बनाता हूँ, यहाँ पर मुझे खाने के लिए भोजन भी मिल जाएगा और पेड़ की ठंडी ठंडी छाँव भी। कबूतर अपना घोंसला बनाना शुरू करता है। वो घने जंगल में जाता है और सूखी घास लेकर आता है। दूर ऊंचे पेड़ पर बैठी हुई गोरी कवि कबूतर को देख लेती है। ये कबूतर यहाँ क्या कर रहा है? इससे पहले कि ये यहाँ पर अपना घोंसला बनाए, मुझे इसे यहाँ से भगाना होगा। गोरी कवि गुस्से में उड़ती है और कबूतर के पास जाती है। उठाओ उठाओ अपनी ये सूखी घास, मोटी चोंच वाले, ये जंगल और ये पेड़ मेरा है, कोई दूसरा पक्षी नहीं रह सकता यहाँ। गोरी, कृपया करो, मैंने तो अपना आधा घोंसला भी बना लिया है। मैं तुम्हारे काम किया करूँगा, तुम्हारी टांगे भी दबाया करूँगा, बस मुझे यहाँ रहने दो। ऐसा नहीं हो सकता, भागो यहाँ से। फिर गोरी कवि कबूतर की लाई हुई घास पेड़ से नीचे फेंक देती है। कबूतर रोने लगता है। गंदी कवि, काली कवि, तुमने मेरा घोंसला तोड़ दिया। अब जाते हो या एक लगाऊं तुम्हारे गंदी आँखों वाले। फिर कबूतर रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और गोरी कवि आराम से अपने घोंसले में लेटकर सो जाती है। चिड़िया बहन, आज सुबह से मुझे कोई भी दाना नहीं मिला। आज हमें दाना लेने जंगल की दूसरी ओर जाना होगा। मिठू भैया, मैंने सुना है कि वहाँ एक बुरी कवि रहती है जो किसी को वहाँ से कोई चीज खाने नहीं देती। चिड़िया बहन, हम वहाँ से चोरी चोरी 2 फल लेंगे और वापस आ जाएंगे। रानू चिड़िया मान जाती है और मिठू तोते के साथ वहाँ चली जाती है। गोरी कवि सोई हुई थी। चिड़िया बहन, ये कवि तो सोई हुई है, चलो हम जल्दी से फल तोड़कर भाग जाते हैं। हाँ मिठू भैया, परंतु ध्यान रखना, अगर ये कवि उठ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर मिठू तोता 2 फल तोड़ लेता है और रानू चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए 2 मीठे मीठे फल तोड़ लेती है। पत्तों की आवाज से गोरी कवि की आँख खुल जाती है। कौन कौन है? गोरी कवि जल्दी से उड़ती है।
मोटी चोंच वाले और छोटी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रखो रखो, मेरे फल रखो। कवि बहन, हम भी तुम्हारी तरह पक्षी हैं। इस जंगल पे हमारा भी अधिकार है, हमें भी फल खाने दो। हाँ काली कवि, ये जंगल तुम्हारा नहीं, हम सबका है। अच्छा, तुम दोनों ऐसे नहीं समझोगे। गोरी कवि एक लाठी उठाती है और उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता अपने फल वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और गोरी कवि से अपनी जान बचा लेते हैं। डर गए, दोनों कमजोर पक्षी डर गए, गौरी के गुस्से से डर गए। मिठू मिठू बच गए, वरना वो कवि तो हमें जान से ही मार देती। चिड़िया चिड़िया, वो कवि एक दिन पछताएगी, अकेले ही फल खा रही है, देखना एक दिन अकेले ही मरेगी। ऐसे अब कोई भी पक्षी डर का मारा उस दिशा में नहीं जाता था। एक दिन रात के समय तेज बारिश शुरू हो जाती है और साथ में बहुत तेज हवा भी चल रही थी। सारी रात गोरी कवि बारिश में भीगती रहती है और उसे बुखार हो जाता है। वो अपने घोंसले में लेटी हुई कांप रही थी। अगली सुबह हो जाती है, बारिश तो रुक गई थी, परंतु गोरी कवि में अब इतनी हिम्मत ना थी कि वो अपनी दवा ले सके। गोरी को थोड़ी दूर से जाती हुई मीनू मौसी दिखाई देती है। मौसी, मीनू मौसी, इधर आओ, मेरी बात सुनो। अरे ना जी ना, मैं तुम्हारे पास आकर तुमसे मार नहीं खाना चाहती, तुम जाकर किसी दूसरे को उल्लू बनाओ। मीनू मौसी तुरंत वहाँ से भाग जाती है। कोई मेरी मदद करे, मुझे चील से दवा ला दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तभी कबूतर भी वहाँ से फल लेकर गुजर रहा था। गोरी कवि कबूतर को आवाज लगाती है। कबूतर, मेरे कबूतर भैया, मेरी बात सुनो। क्या हुआ कवि, बताओ क्या बात है। मेरे सुंदर कबूतर भैया, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे चील से दवा ला दो। अब पता चला काली कवि, तुमने मेरा घोंसला तोड़ा था। मैंने तुम्हारी कितनी विनती की थी, मगर तुमने मेरी एक बात भी ना सुनी। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। फिर कबूतर भी वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया चिड़िया बहन, वो काली कवि 2-4 दिनों में मर जाएगी और फिर जंगल के सारे फल हमारे होंगे। कबूतर भैया, कवि को क्या हुआ है? उसे तेज बुखार है और अपने घोंसले में लेटी हुई वो कवि मदद के लिए पुकार रही है। कबूतर भैया, कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैं अभी जाती हूँ। फिर रानू चिड़िया चील के पास जाती है और उससे बुखार की दवा लेती है। चिड़िया दवा लेकर गोरी कवि के पास जाती है। गोरी कवि, अपना मुंह खोलो। चिड़िया चिड़िया बहन, ये दवा बहुत कड़वी है। गोरी कवि, तुम्हारी जान बच जाएगी ये दवा पीने से। फिर कवि वो दवा पी लेती है और थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाती है। चिड़िया बहन, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। गोरी, अब मालूम हुआ कि पड़ोसियों का होना कितना जरूरी है। तुम्हारे पास फल थे, छाँव थी और नदी भी, मगर किसी ने तुम्हारी जान न बचाई। अगर मैं यहाँ न आती तो तुम यहीं तड़प तड़प कर मर जाती। फिर गोरी कवि चिड़िया से अपने किए की माफी मांगती है। फिर वो जंगल के सभी पक्षियों को उस हिस्से में अपने घोंसले बनाने की अनुमति दे देती है और वो सब पक्षी मिलजुल कर रहने लगते हैं। चिड़िया, जल्दी से उठो, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। ऐसे गोरी कवि चिड़िया के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दे रही थी। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ घोंसले में सो रही थी। शोर सुनकर चिड़िया भी उठ जाती है। अरे, इतनी सुबह सुबह कौन आ गया है? जरूर ये पड़ोसन कवि ही होगी। चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या हुआ गोरी, अब तुम्हें क्या चाहिए? चिड़िया, मुझे आज कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो तुम्हें ये बीज देने आई हूँ। देखो, ये किसी फल का बीज है, मुझे कल भोजन ढूंढते हुए रास्ते पे मिला था। तो फिर गोरी, मैं इस बीज का क्या करूँगी? तुम इसे जाकर बो दो।
चिड़िया, तुम्हें तो पता है कि मैंने कभी बीज नहीं बोए और ना ही मैं इस पेड़ की रक्षा कर पाऊंगी। तुम ही हो जो ये काम कर सकती हो। जब ये पेड़ बन जाएगा और हमें फल देगा तो हम मिलकर खाएंगी। लाओ गौरी, ये बीज दो, मैं इसे बो दूंगी। फिर गौरी कवि वो बीज चिड़िया को देकर वहाँ से चली जाती है। मामा, कौन था बाहर? गुड़िया बेटी, हमारी पड़ोसन कवि थी, ये बीज लेकर आई है। तुम्हें तो पता है कि वो कितनी कामचोर है, इसलिए ये बीज मुझे देकर गई है ताकि मैं इसे बो दूं। मामा, ये तो किसी मीठे फल का बीज लगता है। चलो गुड़िया, हम इसे अपने घर के पास बो देते हैं। फिर रानू चिड़िया अपने घर के पास उस बीज को लगाने के लिए जमीन खोद रही थी कि उसे कुछ दिखाई देता है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, यहाँ कुछ है। मम्मा, ये तो कोई संदूक है, इसमें क्या हो सकता है? हम इसे बाहर निकाल कर देखते हैं बेटी। फिर रानू चिड़िया वो संदूक जमीन से बाहर निकालती है और उसे खोलकर देखती है। उस संदूक में ढेर सारा सोना देखकर रानू चिड़िया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे, इसमें तो ढेर सारा सोना है। मम्मा, हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए। अब मैं बड़ी वाली डॉल लूंगी। गुड़िया ऐसे शोर मचाती है। फिर वो माँ बेटी खड्डे में बीज को बोकर वो संदूक लेकर वहाँ से घर चली जाती हैं। कबूतर यार, सुना है कि चिड़िया को एक संदूक मिला है। बुलबुल, मैंने सुना है कि चिड़िया को एक संदूक मिला है। कबूतर की बात सुनकर बुलबुल गौरी कवि के पास जाती है। गौरी, क्या तुमने सुना है कि चिड़िया को एक संदूक मिला है? ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। उस संदूक में कुछ जरूर कीमती होगा। मैं अभी जाकर अपने पति कालू को बताती हूँ। गौरी कवि भागती है। वो जल्दी से अपने पति कालू के पास जाती है। कालू, तुम यहाँ सोए हुए हो और वहाँ चिड़िया की तकदीर बदल गई है। क्या क्या हुआ, बताओ तो, चिड़िया को क्या हुआ है? होना क्या है, चिड़िया को एक बड़ा संदूक मिला है। क्या गौरी, हो ना हो उस संदूक में बहुत बड़ा खजाना होगा। कालू जी, किसी न किसी तरह से हमें चिड़िया से वो संदूक लेना होगा। वह छोटी चिड़िया मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। मैं अभी जाता हूँ चिड़िया के पास। चलो कालू, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, लाओ ये संदूक तुम हमें दे दो। क्यों? ये संदूक हमें मिला है, हम तुम्हें क्यों दें? ये संदूक मेरे दादाजी ने उस बड़े पेड़ के पास छुपाया था। तब मैं बहुत छोटा सा था, मुझे आज भी अच्छे से याद है। ये झूठ है, मैं नहीं मानती। तू ऐसे नहीं मानेगी, मैं अभी सभी पक्षियों को बुला कर लाती हूँ। चल कालू। फिर वो पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, अब ये कवि हमसे लड़ाई जरूर करेंगे। जो भी होगा देखा जाएगा। गुड़िया, अब मैं भी इस कवि से डरने वाली नहीं हूँ। मम्मा, गौरी आंटी को क्या मालूम कि इस संदूक के अंदर क्या है। हम इस संदूक से सोना निकाल लेते हैं और खाली संदूक गौरी आंटी को दे देते हैं। हाँ गुड़िया बेटी, हम ऐसा ही करेंगे। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। फिर वो माँ बेटी उस संदूक से सारा सोना निकालकर एक पोटली में रख लेती हैं। शाम होने से पहले गौरी और कालू कबूतर और तोते को साथ लेकर आते हैं। सब सुन लो, चिड़िया से कहो कि ये संदूक सीधे से मुझे दे दे, वरना मुझे छीनना भी आता है। चिड़िया बहन, अगर कौवा ऐसा कह रहा है तो आप ये संदूक कौवे को दे दें। ये निशानी है मेरे ससुर जी की, मैं इसे लेकर ही रहूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। अच्छा, तो क्या? इस संदूक में जो भी होगा वो हम आधा आधा बांट लेंगी। ये सुनकर वो कौवे खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ चिड़िया, जो भी होगा वो आधा आधा। तो फिर जल्दी से संदूक को खोलो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस संदूक में आखिर है क्या। तो फिर गौरी, तुम खुद ही इसे खोल कर देखो कि इसमें क्या है। गौरी कवि वो संदूक खोलती है, मगर संदूक अंदर से खाली था, क्योंकि उसमें से सारा सोना तो चिड़िया ने पहले ही निकाल लिया था। कालू, ये तो खाली है।
गौरी, अब ये न कहना कि ये संदूक में से मैंने कुछ निकाल लिया है। कालू, हो सकता है तुम्हारे दादा ने इस संदूक को खाली ही जमीन में दबाया हो। कालू, इस संदूक में कुछ हो ना हो, मगर तुम्हें अपने दादा की निशानी तो मिल गई। जाओ, अभी से ले जाओ। फिर गौरी और कालू वो खाली संदूक लेकर वहाँ से चले जाते हैं और मामा चिड़िया वो सोना बेचकर अपनी जिंदगी आराम से गुजारती है। चील के खेत में छुपकर बैठे हुए कौवा और कौवी मजे मजे से मकई के भुट्टे खा रहे थे। गौरी, चील पर भी नजर रखना, ऐसा ना हो कि चील हमें पीछे से आकर पकड़ ले और फिर हमें पेड़ से ही उल्टा लटका दे। कालू, चुप कर जा, मेरा मजा ना खराब करो, चील अभी नहीं आएगी। वो दोनों जी भरकर मकई के भुट्टे खाते हैं और जाते हुए अपने साथ भी ले जाते हैं। गौरी कवि और कालू कौवा जा रहे थे कि मिठू उनके पास मकई के भुट्टे देखकर उन्हें रोकता है। कालू, मैं बहुत भूखा हूँ, एक मकई का भुट्टा मुझे भी दे दो। इससे पहले कि कालू कौवा कुछ बोलता, गौरी कवि बोलती है, ये भुट्टे हम चील के खेत से चुरा कर लाए हैं, चोरी करना आसान काम नहीं है, चल चल भाग। मोटी चोंच वाला बड़ा आया मकई के भुट्टे खाने वाला। काली कवि, जिस दिन पकड़े गए कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। चोरी का माल खाते हो, तुम ही खाओ, मैं नहीं खाऊंगा। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। गौरी कवि और कालू कौवा अपने घर पहुँच जाते हैं। मकई के भुट्टे, मामा मुझे बहुत पसंद है मकई के भुट्टे। खा ले, मेरा बेटा जी भर कर खा ले। गौरी कवि एक मकई का भुट्टा अपने बेटे चक्कू को दे देती है। कालू जी, एक मकई का भुट्टा मैं अपनी बूढ़ी माँ के लिए भी ले जाऊं, वो भी खा लेगी। जो कुछ भी घर में होता है ले जाती हूँ अपनी माँ के लिए। जाओ, ले जाओ। माँ भी तो हमारे लिए देसी घी के लड्डू बनाकर लाती है। साल में एक बार और भोजन लेती है सारा साल। फिर गौरी कवि एक भुट्टा लेकर अपनी माँ के पास चली जाती है। गौरी बेटी, चील की चोरी ना किया करो, वो बहुत जालिम होती है। तुम्हारे पिता को भी एक जालिम चील ने ही मारा था। माँ जी, आप चिंता ना करें, आपकी बेटी और दामाद बहुत समझदार चोर हैं। हम छुपकर खेत में बैठ जाते हैं और चील की नजर से ओझल ही रहते हैं। फिर गौरी की माँ मकई के भुट्टे को आग पर भूनकर खाती है। माँ, ये तो बहुत मजे का है, कल से मैं और कालू भी मकई के भुट्टे को भून कर खाया करेंगे। शाम को जब गौरी कवि अपने घर जाती है तो वो बहुत खुश थी। कालू जी, माँ जी से एक नया तरीका सीख कर आई हूँ मैं। क्या? मुझे भी बताओ। हम कल मकई के भुट्टे आग पर भून कर खाएंगे, फिर देखना कितना मजा आएगा। देखना, तुम अपने पंख चाटते रह जाओगे। अगली सुबह हो जाती है। कौवा और कवि चोरी करने के लिए अपने घर से निकल जाते हैं। तभी सामने से बहुत तेजी से रानू चिड़िया उड़ती हुई आती है और उन्हें रोकती है। गौरी और कालू, पहाड़ों की ओर मत जाना, आज ही एक कबूतर को उस चील ने मार दिया है। वो कबूतर था, कौवा नहीं। छोटी चिड़िया, तुम हमारी चिंता ना करो, हम अपना काम करना अच्छे से जानते हैं। ठीक है, जिस दिन जान से जाओगे फिर पता चलेगा। फिर कौवा और कवि वहाँ से उड़ जाते हैं और वो चील के खेत में जाकर बैठ जाते हैं। वो दोनों चील के खेत से बहुत सारे भुट्टे तोड़ते हैं और दूसरी ओर बैठ जाते हैं। कालू जी, मैं इनके छिलके उतारती हूँ और तुम जल्दी से जाकर लकड़ियाँ इकट्ठी करो। आज तो मकई के भुट्टे भून कर ही खाएंगे। जल्दी करो गौरी, ऐसा ना हो कि चील आ जाए। फिर कालू कौवा लकड़ियाँ इकट्ठी करता है। वो दोनों आग जलाते हैं और मकई के भुट्टे भूनने लगते हैं। चील अपने घर में बैठी हुई थी, तभी वो खिड़की से देखती है, ये मेरे खेत में धुआं कहाँ से उड़ रहा है। चील अपनी खिड़की से उड़ता हुआ धुआं देख लेती है और वहाँ से भागती है। अच्छा, तो ये काले कौवे हैं जो मेरे ही खेत के भुट्टे तोड़कर भून कर खा रहे हैं। चील तेजी से उड़ती है और वो पीछे से गौरी कवि को अपने पंजों में दबोच लेती है। कालू कौवा ये देखते ही वहाँ से उड़ जाता है। कालू,
कालू, मुझे बचाओ चील से। परंतु कालू कौवा तो उड़कर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। काली काफी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे नहीं डरती और मेरे ही खेत के भुट्टे चोरी कर रही है। फिर चील गोरी कौवी पर हमला करती है और उसे मार देती है। गोरी कौवी अपनी जान से जाती है। शाम के बाद कालू कौवा अकेला ही अपने जंगल की ओर जाता है। कालू भैया, गोरी कहाँ है? मर गई चिड़िया, मेरी गोरी मर गई। चील ने उसे मार दिया। अगर सुबह हमने तुम्हारी बात मानी होती तो अब मेरी गोरी पत्नी मेरे साथ होती। कौवे भैया, इसलिए तो कहते हैं लालच बुरी बला है। उड़ती हुई गोरी कौवी और गोरी कौवी की माँ नए जंगल में पहुंच जाती हैं। वो दोनों माँ बेटी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती हैं। गौरी बेटी, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे और उड़ा नहीं जा रहा। तुम जाओ जंगल से सूखी घास लेकर आओ, हम दोनों मिलकर अपने रहने के लिए घोंसला बना लेती हैं। ठीक है माँ, मैं देखती हूँ। गोरी कौवी अपनी माँ को वहीं बिठाकर वहाँ से चली जाती है। तभी गोरी कौवी की नजर मिठू के घर पर पड़ती है। वो थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाती है। नया घोंसला बनाना बहुत मुश्किल काम है, मैं इसी तोते के घोंसले पर कब्जा कर लेती हूँ। तभी रानू चिड़िया मिठू तोते के पास आती है। मिठू भैया, मैं आ गई। मैं नदी से पानी पीने गई हुई थी, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। चिड़िया बहन, तुम मेरे घर की रक्षा करो, तब तक मैं दाना लेकर आता हूँ। मिठू तोता दाना लेने चला जाता है और रानू चिड़िया मिठू के घोंसले में बैठ जाती है। बहुत मुश्किल से वो मोटी चोंच वाला गया और ये चिड़िया आकर बैठ गई घोंसले में। फिर गोरी कौवी झाड़ियों से निकलकर रानू चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, मैं और मेरी माँ दूसरे जंगल से आई हैं। इस जंगल में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? नहीं कौवी, मेरा दोस्त मिठू तोता है और मैं तोते के घोंसले की रक्षा कर रही हूँ। चिड़िया, दो की बजाय दोस्त तीन भी तो हो सकते हैं ना? नहीं कौवी, मैं राह चलते अजनबी पक्षियों पर विश्वास नहीं करती। तभी वहाँ मिठू तोता भी दाना लेकर आ जाता है। तुम कौन हो? मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मेरे जंगल में मेरा बहुत बड़ा मकई का खेत है। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि अपने दोस्तों को बुलाकर मकई के खेत में पार्टी करूं। तो फिर कहाँ है तुम्हारे दोस्त? वही तो तोते भैया, दोस्त ही तो बनाने आई हूँ इस जंगल में। मिठू भैया, छोड़ें इसे, जाने दें। जा रही हूँ छोटी चिड़िया, मैं जा रही हूँ। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। वो अपनी माँ के पास आती है। गोरी बेटी, कहाँ है सूखी घास? माँ, घास की क्या जरूरत जब हमें बना बनाया घोंसला मिलने वाला है। क्या मतलब गोरी? फिर गोरी कौवी सारी बात अपनी माँ को बताती है। गौरी बेटी, पहले तुझे उन दोनों में लड़ाई करवानी होगी, फिर ही तू कब्जा कर पाएगी मिठू के घोंसले पर। माँ, तुमने तो कमाल का आइडिया दिया है, अब बस मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन मिठू तोता अमरूद के पेड़ पर बैठा हुआ था कि गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। मिठू भैया, क्या वो चिड़िया तुम्हारी दोस्त है? हाँ कौवी, मैं अभी चिड़िया को अपने घोंसले में छोड़ कर आया हूँ। मैं जब भी दाना लेने जाता हूँ तो चिड़िया को अपने घोंसले में छोड़कर ही जाता हूँ। अरे वाह मिठू भैया, चिड़िया की तो मौजें हैं, उसे तो मुफ्त में दाना मिल जाता है। कल जब तुम वहाँ पर नहीं थे तो वो चिड़िया मुझसे दोस्ती करने का कह रही थी। वो भी चाहती है कि मेरे से दोस्ती करके मेरे मकई के खेत में पार्टी करे, लेकिन जैसे ही तुम आए तो वो अपनी बात से फिर गई। तो इसका मतलब कि चिड़िया ने इसलिए मुझे तुमसे दोस्ती करने से मना कर दिया था। हाँ मिठू भैया, समझ गए ना तुम सारी बात। वो चाहती है कि मैं उसी से दोस्ती करूं और उसे ही अपने साथ मकई के खेत में लेकर चलूं। मिठू तोता गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आग लगा दी, आग मैंने लगा दी, अब देखो चिंगारी कब तक सुलगती है और फिर आग में बदलती है। चिड़िया, कल से तुम मेरे घोंसले में ना आना और ना ही मैं तुम्हारे लिए दाना लाऊंगा। मिठू भैया,
क्या हुआ अचानक आपको? मैं दोस्त हूँ आपकी। मुझे ऐसी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं है। मिठू भैया, आपको याद है ना कि बुलबुल का घोंसला खाली देखकर चील ने कब्जा कर लिया था। अगर तुम मेरे घोंसले की हिफाजत करती हो तो मैं भी दाना लाता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं जा रही हूँ मिठू, लेकिन याद रखना तुम ये फैसला गलत कर रहे हो। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। क्या मिठू भैया, वो चिड़िया चली गई थी? हाँ गौरी कभी, मैंने उसे भगा दिया था। मुझे तो ऐसे ही मुफ्त में हर रोज उसके लिए दाना लेकर जाना पड़ता था। मेरी नई दोस्त, तुम मुझे कब अपने मकई के खेत में लेकर जाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी मकई के भुट्टे बहुत छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाएं फिर लेकर चलूंगी। रानू चिड़िया सारी बात कबूतर को बताती है। कबूतर भैया, मिठू ने मुझे बेइज्जत करके अपने घोंसले से निकाल दिया। जब वो विदेशी कवि खुलकर सामने आएगी तो फिर पता चलेगा मिठू को। एक दिन मिठू तोता दाना लेकर आता है तो दरवाजे की अंदर से कुंडी लगी हुई थी। वो दरवाजा खटखटाता है और फिर खिड़की से जाकर देखता है। घर के अंदर गौरी कवि और उसकी माँ बैठी हुई थी। गौरी, तुमने दरवाजा अंदर से क्यों बंद किया है? दरवाजा खोलो। खोलूं? क्यों खोलूं? ये घर मेरा है। आज से इस घर में मैं और मेरी माँ रहेंगी। दुष्ट काली कवि, तुमने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अच्छा, पहले अंदर तो आकर दिखाओ। तुम अकेले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए तो मैंने उस मनहूस चिड़िया को निकाला है बीच में से। फिर मिठू तोता जान जाता है कि गौरी कवि ने चिड़िया से लड़ाई उससे ये घर छीनने के लिए करवाई थी। फिर मिठू तोता वहाँ से वापस मुड़ता है। कबूतर, कबूतर यार, चिड़िया कहाँ है? चिड़िया अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास आई थी, मगर अब कहाँ है? अब तो वो दूसरे जंगल चली गई है, बताकर नहीं गई कि वो कहाँ जा रही है। कह रही थी कि मुझे मिठू दोस्त ने बेइज्जत करके घोंसले से निकाला है, इसलिए वो ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जा रही है। ये सुनकर मिठू तोता रोने लग जाता है और अपने किए पर बहुत पछताता है।